ठीक है बच्चों, अब आते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है कि सपोज दैट वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर z1। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1। देखो, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, इसको हमने क्या बोला, a1 प्लस आयोटा b1। एंड एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, इसको हमने बोला c1 प्लस आयोटा d1। ठीक है, वेयर z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो जीरो के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है जीरो के इक्वल? बिकॉज हम z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को z2 कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करेंगे। तो z2 कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर में, और हमें पता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आता है। तो z2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो अगर z2 कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो नहीं है तो फिर हमें क्या होगा? इसको तुम ऐसे बोल सकते हो कि c1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब ये क्या आ गया? c1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर, इन दोनों का सम जीरो नहीं हो सकता है। अगर मैंने ऐसे बोला, इससे क्या पता चला कि दोनों में से कोई एक तो नॉन जीरो होगा। ये z2 कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो कब होगा? जब c1 भी जीरो हो जाए और d1 भी जीरो हो जाए, तभी जाके z2 कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो होगा। यहां हमने क्या बोल दिया कि c1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर जीरो नहीं हो सकता। अगर मैंने बोला कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो है, ठीक है, ये कब पॉसिबल है? जब ए भी जीरो हो और बी भी जीरो हो, तभी पॉसिबल है। दो पॉजिटिव नंबर, या ऐसे बोलो कि दो नॉन निगेटिव रियल नंबर के स्क्वायर का सम जीरो तभी होता है जब वो दोनों नॉन निगेटिव रियल नंबर जीरो हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो तभी होगा जब ए भी जीरो हो, बी भी जीरो हो। समझ में आ रही है बात? अगर मैंने बोल दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इसका क्या मतलब है कि इन दोनों में से कम एक तो नॉन जीरो है। ठीक है, या तो दोनों नॉन जीरो है या एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नॉन जीरो। ठीक है, तो इसमें से कम एक नॉन जीरो होगा, तो फिर Z2 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो जीरो नहीं होगा। अगर मान लो कि C1 नॉन जीरो हो जाए और फिर D1 जीरो हो जाए, तो फिर अगेन Z2 हमारा क्या होगा? जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। D1 नॉन जीरो हो जाए, C1 जीरो हो जाए, तो भी हमारा Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन जीरो होगा। अगर दोनों जीरो हो जाए, C1 भी जीरो हो जाए, D1 भी जीरो हो जाए, तब तो फिर Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जीरो हो जाएगा। ये दोनों C1 और D1 साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकता। कोई एक जीरो हो जाए तो चल जाएगा, तो दोनों नॉन जीरो हो तो भी चलेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो तभी होगा जब दोनों जीरो हो जाए। दोनों में से एक भी नॉन जीरो हुआ तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो नहीं होगा, या तो फिर दोनों नॉन जीरो हो जाए तो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो नहीं होगा। ये तभी जीरो होगा जब ए भी जीरो हो, बी भी जीरो हो। तो यहां पे अगर Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जीरो होने से बचाना है, इसका मतलब क्या है कि C1 और D1 में से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। D1 जीरो हो जाएगा और C1 जीरो नहीं है, तो फिर Z2 हमारा नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर C1 जीरो है, D1 जीरो नहीं है, तो फिर Z2 हमारा नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। दोनों जीरो हो जाएगा, C1 एंड D1, तो Z2 हमारा क्या हो जाएगा? एक जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करना है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। तो ये लिख दिया हमने Z1 हमारे पास क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है? A1 प्लस आयोटा B1। ठीक है, और 1/Z2 हमारे पास क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है? C1 प्लस आयोटा D1। और ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं। ये तो हमने लिखा A1 प्लस आयोटा B1, ऐसे लिख लिया। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे? उसके लिए क्या बोला है कि पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को लिखो अपॉन रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर। इमेजनरी क्या है? D1 का स्क्वायर प्लस आयोटा। उसके बाद क्या करते हैं? इमेजनरी का साइन चेंज कर दिया, D1 का साइन चेंज किया तो क्या हो गया? माइनस D1 अपॉन रियल स्क्वायर प्लस इमेजनरी स्क्वायर। डायरेक्ट आ गया। एक तो ये मैंने बताया कि डायरेक्ट अगर रेसिप्रोकल लिखने का एक तो ये फॉर्मेट है। अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आया तो तुम क्या करो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें रेसिप्रोकल निकालना है तो क्या करो, C1 माइनस आयोटा D1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो, ये यही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है? A1 प्लस आयोटा B1, और ये क्या हमारा? C1 माइनस आयोटा D1। वो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, और डिनोमिनेटर में क्या है कि हमारे पास इस कैल्शियम लेंगे तो क्या होगा? C1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर। ऐसे हो गया। तो ये क्या हो गया? अब देखो, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो एक शॉर्टकट क्या बताया मैंने कि रियल को रियल से मल्टीप्लाई करो। तो A1 C1 को कर दिया हमने मल्टीप्लाई,
माइनस इमेजनरी को इमेजनरी से मल्टीप्लाई करो, यहाँ इमेजनरी क्या b1, यहाँ इमेजनरी क्या माइनस d1, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा माइनस b1 d1, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा b1 d1 प्लस आयोटा। उसके बाद क्या है कि रियल यहाँ से रियल, यहाँ से इमेजनरी, तो क्या होगा माइनस a1 d1 माइनस a1 d1, और यहाँ से इमेजनरी और यहाँ से रियल, बीच में प्लस आता है, यहाँ से इमेजनरी b1 यहाँ से रियल c1, तो क्या होगा b1 c1 ऐसे ले लिया, अपॉन क्या हो गया हमारा c1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर ऐसे लिख लिया। तो ये क्या हो गया हमारा, अलग करना चाहते हो तो हो गया a1 c1 प्लस b1 d1 अपॉन c1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस आयोटा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस a1 d1 प्लस b1 c1 अपॉन c1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर ऐसे लिख लिया। हो गया। ये किस फॉर्मेट में आ गया, ये आ गया हमारा a प्लस आयोटा b, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने क्या किया, हमने z1 को z2 से डिवाइड करके कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, एक तो ये है। अगर तुम्हें ऐसे नहीं आ रहा है समझ में तो इसका एक ऑल्टरनेट मेथड क्या है, ऑल्टरनेट मेथड क्या है, हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है z1 अपॉन z2, एकदम बिल्कुल सिंपल सा है। देखो z1 क्या हमारे पास a1 प्लस आयोटा b1, z2 क्या हमारे पास c1 प्लस आयोटा d1। ठीक है, ये हमें करना है। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है c1 प्लस आयोटा d1, तो लिखेंगे a1 प्लस आयोटा b1 अपॉन c1 प्लस आयोटा d1, इससे मल्टीप्लाई किसके c1 प्लस आयोटा d1 के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो c1 प्लस आयोटा d1 का कंजुगेट क्या होगा c1 माइनस आयोटा d1, बस ये प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता, और ये क्या होगा c1 माइनस आयोटा d1 ऐसे लिख लिया। अब क्या हो गया, ये ऐसे हो गया ना, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो जाएगा c1 माइनस आयोटा d1, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया c1 प्लस आयोटा d1, और यहाँ क्या हो गया c1 माइनस आयोटा d1। ठीक है, अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में तो फॉर्मूला बन गया a प्लस आयोटा b, सॉरी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। एक रास्ता तो बताया कि रियल को रियल से मल्टीप्लाई करो, माइनस इमेजनरी को इमेजनरी से मल्टीप्लाई करो, इस टाइप से एक बताया। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है या नहीं याद हो पा रहा है तो तुम क्या करो, जैसे हम लोग रियल के केस में दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते थे ना, सेम लाइन पे तुम मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा, ये a1 को c1 से मल्टीप्लाई करो a1 c1, फिर a1 को माइनस आयोटा d1 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा माइनस आयोटा a1 d1, फिर क्या करो आयोटा b1 को c1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा आयोटा b1 c1, फिर ये प्लस आयोटा b1 को माइनस आयोटा d1 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस तो माइनस हो गया, ये आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया b1 d1 ऐसे हो गया, अपॉन क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का काम कर रहा है c1, ए स्क्वायर माइनस बी, तो b का काम कर रहा है आयोटा d1 का होल स्क्वायर ऐसे हो गया। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये देखो ये हो गया a1 c1, आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, ये प्लस हो गया तो प्लस b1 d1। इस दोनों में से मैंने आयोटा कॉमन ले लिया, इस दोनों से मैंने आयोटा कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया ये -a1 d1 प्लस b1 c1 ऐसे हो गया। और ये डिनोमिनेटर में क्या बच गया c1 स्क्वायर, यहाँ आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, ये मिलके +1 हो जाएगा प्लस d1 स्क्वायर। मतलब सिंपल कुछ नहीं किया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें क्या मिल गया, उसके बाद हमें क्या मिल गया ये देख लो, हमें मिल गया z1 अपॉन z2, z1 अपॉन z2 का वैल्यू हमें क्या मिल गया, यही मिला ना a1 c1 प्लस b1 d1 प्लस आयोटा माइनस a1 d1 प्लस b1 c1 अपॉन c1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर। इसको अलग अलग लिख लो, इसको लिख लो a1 c1 प्लस b1 d1 अपॉन c1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर,
और यहाँ आयोटा लिख लो -a1 d1 प्लस b1 c1 अपॉन c1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर। अगेन ये आ गया a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में, जो कि हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, एक तो ऐसे तो मल्टीप्लाई कर लो, दूसरा शॉर्टकट भी बता रखा है। अगर तुम्हें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन आता है तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज है वो देख लेते हैं हम लोग। आइडेंटिटीज में क्या है, तुम इसको ऐसे देखो। पहला जो आइडेंटिटी है वो है, अगर मैंने बोला z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, इसको अगर हमें फाइंड आउट करना है, वेयर z1 एंड z2 बोथ आर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, z1 प्लस z2, और यहाँ क्या लिख सकते हो, z1 प्लस z2। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, z1 को z1 से मल्टीप्लाई करो, z1 स्क्वायर, z1 को z2 से करोगे तो z1 z2, z2 को z1 से करोगे तो z2 z1, फिर z2 को z2 से करोगे तो z2 स्क्वायर। ये क्या हो गया, z1 स्क्वायर प्लस क्या हमने लिखा, z1 इंटू z2। z2 z1 को हम लिख सकते हैं z1 इंटू z2, बिकॉज हमें पता है ना मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्यूटेटिव। z1 इंटू z2 लिखो या z2 इंटू z1 लिखो, एक ही बात है। तो इसको हमने लिख लिया z1 z2, फिर क्या लिख लिया, z2 स्क्वायर। अब ये देख लो क्या हो गया, ये तो z1 स्क्वायर हो गया, z1 z2 प्लस z1 z2, 2z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर, ऐसे लिख लिया। तो फॉर्मूला हमारा आ गया z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर आ गया। क्या हमारा पास आया फॉर्मूला फाइनली, z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू z1 स्क्वायर प्लस 2z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया। ये जो फॉर्मूला नहीं होता रियल नंबर के केस में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम ये फॉर्मूला आ गया। सेकेंड केस में क्या है, अगर तुम लिखते हो z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, सेम चाहो तो तुम ऐसे प्रूव भी कर सकते हो। क्या आ जाएगा ये, z1 स्क्वायर माइनस 2z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर। थर्ड के केस में क्या होगा, अगर तुम z1 प्लस z2 का होल क्यूब करोगे तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो सेम फॉर्मूला से z1 प्लस z2 का होल क्यूब क्या होगा, z1 क्यूब प्लस क्या होगा, z1 क्यूब प्लस 3z1 स्क्वायर इंटू z2 प्लस 3z2 स्क्वायर इंटू z1 प्लस z2 क्यूब। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, z1 क्यूब को यहाँ रखा और z2 क्यूब को एक साथ कर लिया, और इस दोनों में से तुम 3z1 z2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या होगा z1, यहाँ क्या बचेगा z2। एक ऐसे हो गया। ठीक है, ये एक इस फॉर्म में रख सकते हो, एक इस फॉर्म में रख सकते हो। दूसरा क्या हमारा कि फोर्थ केस में क्या है कि अगर तुम z1 माइनस z2 का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब होता है ना। तो सेम फॉर्मूला से क्या होगा, a क्यूब, a का काम कर रहा है z1 और b का काम क्या कर रहा है z2, तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, तो z1 स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a और b का होल स्क्वायर, ऐसे हो गया। फिर माइनस बी क्यूब, तो माइनस z2 का क्यूब। तो ये क्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, z1 क्यूब और z2 क्यूब को एक साथ रख लो, तो z1 क्यूब माइनस z2 क्यूब, ऐसे आ गया। इस दोनों से ना -3z1 z2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस का z1 और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का z2। ऐसे हो गया कि ये ऐसे भी फॉर्मेट में लिख सकते हो, ऐसे भी फॉर्मेट में लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद 23 के बाद जो है हमारा 24 पेज नंबर, इसमें क्या है, कितने आइडेंटिटीज हमने लिख लिए, हमने लिख लिए 4 आइडेंटिटी। फिफ्थ आइडेंटिटी में क्या है, ऐसे लिखते हैं ना, z1 स्क्वायर माइनस z2 का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा z1 माइनस z2 इंटू z1 प्लस z2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सेम लॉजिक से z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर क्या होगा, z1 माइनस z2 इंटू z1 प्लस z2।
ठीक है। जितने भी जो हमारे पास आइडेंटिटीज होते हैं ना, जैसे रियल के केस में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वैसे ही हमारा फॉर्मूला लग जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3 का होल स्क्वायर क्या होगा, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस 2 z1 z2 प्लस 2 z2 z3 प्लस 2 z1 z3, ऐसे बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा क्या, कुछ आइडेंटिटीज हो गए, और उसके बाद हमने डिवीजन सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब आते हैं हम लोग मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चों, मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है कि सपोज डेट हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z a प्लस आयोटा b। ठीक है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे लगा देंगे मॉड, ऐसे लगा देंगे z। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ z। और ये किसके इक्वल होगा, रूट अंडर रियल ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z स्क्वायर, ये इसके इक्वल होगा। अगर ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, z को लिया a प्लस आयोटा b, तो रियल ऑफ z क्या हो गया हमारा a, एंड इमेजिनरी ऑफ z क्या हो गया, b हो गया। ठीक है, तो यहां से इसका मॉड क्या हो गया, रियल स्क्वायर तो a स्क्वायर, इमेजिनरी स्क्वायर तो b स्क्वायर, तो मॉड ऑफ z फाइनली हमें क्या मिला, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है, या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। दूसरी बात की रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हमारा एक रियल नंबर है, मॉड ऑफ z जो है ना, ये हमारा क्या एक रियल नंबर है। ऐसे बोलो कि रियल नंबर है या बोलो कि प्योरली रियल नंबर है, z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, लेकिन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो हमेशा प्योरली रियल होता है, उसमें आयोटा कभी नहीं आता है। ठीक है, और जो मॉड ऑफ z क्या होता है, इसका आगे हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि ज्योमेट्रिकली मॉड ऑफ z क्या रिप्रेजेंट करता है, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। बट अभी तुम्हें क्या याद रखना है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। अब वो कैसा रियल नंबर होगा, वो या तो 0 होगा या तो 0 से ग्रेटर होगा, निगेटिव रियल नंबर नहीं होता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि हम ऐसे लिखेंगे, कंजुगेट ऑफ z। कंजुगेट ऑफ z को हम ऐसे लिखते हैं, z पर एक बार ऐसे बना देते हैं, इसका मतलब क्या होगा, a प्लस आयोटा b उस पर एक बार, इसका मतलब क्या हो गया कि a प्लस आयोटा b का कंजुगेट। उसमें क्या करते हैं कि हम ना जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है, प्लस, तो उसको चेंज करके बना देंगे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b। ठीक है, अब एक बार समझ लो, फॉर एग्जाम्पल देख लो, उसके बाद फिर आते हैं। हमारे पास एक z कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 माइनस 3 आयोटा, देन फाइंड द मॉडुलस एंड कंजुगेट। मॉड निकालना है तो मॉड ऑफ z क्या होगा, रूट अंडर रियल स्क्वायर, रियल ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z का होल स्क्वायर, यही होता है मॉड z। तो रूट अंडर रियल क्या हमारा, इसका 2 है तो 2 का स्क्वायर, इमेजिनरी क्या यहाँ पे 3 नहीं है, -3 है, तो प्लस ऑफ -3 का स्क्वायर, तो 9, 9 प्लस 4 क्या होगा, रूट 13। देख लो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अगर हम लिखेंगे कंजुगेट ऑफ z, इसका क्या मतलब हुआ, z का कंजुगेट मतलब 2 माइनस 3 आयोटा का कंजुगेट। ये बच्चों देखो क्या लिखा है, 2 प्लस -3 इंटू आयोटा, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है ना वो -3 है, +3 नहीं है। तो मैंने क्या बोला, कंजुगेट के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। अगर वो माइनस है तो उसको प्लस बना देंगे, प्लस है तो माइनस बना देंगे, यहाँ माइनस है तो इसको प्लस बना देंगे, तो 2 + 3 आयोटा होगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखो, मान लो कि जनरल फॉर्म में हम लोग लेके चलते हैं। एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है
25। मान लो कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z। z कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने बोला a प्लस आयोटा b। ठीक है, देखो z हमारे पास a प्लस आयोटा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉड ऑफ z क्या होता है? मॉड ऑफ z होगा रूट अंडर रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं कि z का और कंजुगेट ऑफ z क्या होगा? कंजुगेट ऑफ z होगा मतलब a प्लस आयोटा बी का कंजुगेट, ये किसके इक्वल होगा? a माइनस आयोटा बी के। ठीक है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, 1/z लेते हैं, तो 1/z क्या होगा? z का रेसिप्रोकल या z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो क्या होगा? 1/a प्लस आयोटा बी। ये तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला तुम लोगों को बता रखा है, क्या होगा? रियल लिखो अपॉन रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, प्लस लिखो आयोटा, इमेजिनरी का साइन चेंज कर दो अपॉन रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? a माइनस आयोटा बी अपॉन रूट अंडर, ये डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये बताओ a माइनस आयोटा बी को क्या लिख सकते हैं? कंजुगेट ऑफ z लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे कोई प्रॉब्लम है? देखो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें फाइनली क्या मिला? 1/z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ कंजुगेट ऑफ z अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ऐसे होल स्क्वायर। इस कंजुगेट ऑफ z को तो रहने दिया, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? देख लो, मॉड ऑफ z, मॉड ऑफ z का स्क्वायर। तो फाइनली हमें क्या मिला? 1/z इज इक्वल्स टू z कंजुगेट अपॉन मॉड z का होल स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा हमें? z इंटू जेड कंजुगेट इज इक्वल्स टू मॉड z का होल स्क्वायर। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। क्या रिजल्ट आया? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके इक्वल होगा? मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, इसके इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल देख लो, फॉर एग्जांपल कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर तुम z ले लो, मान लो -1 + 3 आयोटा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि z और उसके कंजुगेट इसको मल्टीप्लाई करता हूं, तो z हमारा तो क्या है? -1 + 3 आयोटा, और -1 + 3 आयोटा का कंजुगेट ले लो। -1 + 3 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा? इसको तुम लिख सकते हो -1 + 3 आयोटा, और -1 + 3 आयोटा का कंजुगेट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, तो ये -1 - 3 आयोटा होगा। ठीक है, अब ये तुम देखो, ये क्या a + b इंटू a - b के फॉर्म में नहीं आ गया? a का काम कर रहा है -1 और b का काम कर रहा है 3 आयोटा, तो ये क्या लिखा है? a + b a - b, तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का काम तो कर रहा है -1, तो a स्क्वायर माइनस b का काम क्या कर रहा है? 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो हमें क्या मिला? z इंटू जेड कंजुगेट क्या मिला? a स्क्वायर डेट इज 1, और ये माइनस क्या हो गया? 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1, तो क्या होगा? 1 + 3 क्या मिल गया हमें? 4। तो अब ये मिल गया हमें z इंटू जेड कॉन्जुगेट का वैल्यू 4 मिल गया। अब तुम निकालो मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर निकालो, तो मॉड z क्या होगा? रूट अंडर, इसका मॉड निकालोगे तो रियल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, इमेजिनरी क्या है? 3 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये हो गया, सॉरी आयोटा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिलके +9 हो जाएगा, ये दिस इज 9, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? 1, इसका स्क्वायर भी करेंगे, ये तो आया ना मॉड z, तो हमें मॉड z का स्क्वायर करना है, तो 1 + 9 इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 10 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 10। तो इसको अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन माना, इसको अगर हमने सेकेंड इक्वेशन माना, तो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हमें क्या पता चला? z इंटू जेड कंजुगेट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। ये तो मैंने एक पर्टिकुलर केस लेके प्रूफ कर दिया, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा? मॉड ऑफ z के होल स्क्वायर के। ठीक है,
अब आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड कंजुगेट। मॉडुलस और कंजुगेट की जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड कंजुगेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद जो आएगा मल्टीप्लाई करोगे भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, उसके बाद उसका ये मॉड लो, या दोनों का अलग अलग मॉड लेके मल्टीप्लाई कर दो, बात बराबर है। मतलब आई समझ में बात कि Z1 और Z2 हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो पहले तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, उसके बाद दोनों का मॉड लो। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, उसके बाद मॉड लो। या क्या करो कि तुम Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग से मॉड लो, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग से मॉड लो, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट सेम आएगा। चलो मैं एक इसको प्रूफ करके एक एग्जाम्पल लेके दिखा दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल देख लो, हमारे पास एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है कुछ भी -2 + 3 आयोटा, एंड एक Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास -1 - आयोटा। चलो ले लिया। तो अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 × Z2 क्या होगा, -2 + 3 आयोटा, क्या होगा -1 - आयोटा। एक तो फॉर्मूला लगा दो, एक मैंने डायरेक्ट भी बता रखा है बिना फॉर्मूले के कैसे होगा। वो क्या होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन शुरू कर दो, -2 × -1 2, ये क्या होगा प्लस -+2 आयोटा, ये क्या होगा -3 आयोटा, ये +-3 आयोटा स्क्वायर, तो ये क्या होगा 2, ये आयोटा स्क्वायर तो -1, ये प्लस हो जाएगा, तो ये +3 + 2 5, और 2 आयोटा -3 आयोटा आयोटा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिल गया, 5 - आयोटा। अब मैंने मॉड ऑफ Z1 × Z2 मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब 5 - आयोटा का मॉड लिया, तो क्या होगा √ रियल स्क्वायर, रियल क्या हमारा 5 स्क्वायर प्लस इमेजनरी स्क्वायर, इमेजनरी क्या है -1, तो प्लस क्या होगा -1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा √26। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब मैंने क्या किया, पहले मैंने Z1 का मॉड लिया, तो Z1 का मॉड क्या होगा, Z1 है ना -2 + 3 आयोटा, तो इसका मॉड क्या होगा √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्या होगा √9 + 4 √13। उसके बाद फिर मैंने Z2 का मॉड लिया, तो क्या होगा ये -1 स्क्वायर प्लस ऑफ -1 स्क्वायर, तो क्या होगा √1 + 1 2। अब अगर मैंने Z1 × Z2 दोनों के मॉडल्स को मल्टीप्लाई किया, तो दोनों के मॉडल्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इस पहले का मॉडल्स हमें क्या मिला है √13, और ये क्या मिला है √2, तो ये कंप्लीट स्क्वायर रूट में आ जाएगा, 13 × 2 क्या मिल गया हमें √26। अब तुम इसको देखो और इसको देखो, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, मॉड ऑफ Z1 × Z2, ये किसके इक्वल मिला, मॉड ऑफ Z1 × मॉड ऑफ Z2। इसका क्या मतलब है कि पहले हमने क्या किया, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिला 5 - आयोटा, उसके बाद उसका मॉड लिया। ठीक है, तो 5 - आयोटा का मॉड लिया तो हमें क्या मिला √26। दूसरे केस में क्या किया हमने कि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग से मॉड लिया, देख लो, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग से मॉड लिया, और फिर दोनों के मॉड को मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर हमें क्या मिल गया √26, तो ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या है कि पहले तुम Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद मॉड लो। ठीक है, या फिर तुम क्या करो कि पहले Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड ले लो, फिर Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लो, और दोनों के मॉड को डिवाइड कर दो, बात बराबर है। बट यहाँ पे बस एक कंडीशन क्या होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में जो मॉड ऑफ Z2 है ये 0 नहीं होना चाहिए। ये तो यूनिवर्सल केस है, डिनोमिनेटर में कुछ भी आए तो वो कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, ये होगी हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी।
थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि हम ऐसे नहीं लिखेंगे मॉड ऑफ z1 प्लस माइनस z2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 प्लस माइनस z2। ये जो लिखा हुआ है अभी गलत लिखा हुआ है, अब मैंने नॉट इक्वल कर दिया, अब ये सही हो गया। मतलब क्या है कि z1 ऐसे नहीं लिख सकते हम, ऐसे नहीं लिख सकते मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का मॉड, मतलब मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, ये गलत लिखा हुआ है। अब इसको मैंने नॉट इक्वल कर दिया, अब सही हो गया। या फिर हम ऐसे नहीं लिख सकते मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2, अभी गलत है, नॉट कर दिया तो सही हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट में हम क्या कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके मॉड ले या अलग अलग मॉड लेके मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट ट्रू होगा। डिवीजन में क्या कर सकते हैं कि पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके मॉड ले या अलग अलग मॉड लेके डिवाइड करें, रिजल्ट ट्रू होगा। या किसी भी ऐसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं बोल सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले ऐड करके मॉड ले या अलग अलग मॉड लेके ऐड करें, ये गलत होगा। ठीक है, चलो मैं करके ही दिखा देता हूं तुम लोगों को, कंफ्यूजन से बचने के लिए एक करके दिखा देता हूं। पेज नंबर 27, एक हमने z1 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया 2 + 3 आयोटा एंड एक z2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया हमने -1 - 4 आयोटा। तो z1 + z2 किया हमने, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 + 3 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया -1 - 4 आयोटा में। तो 2 - 1 क्या होगा 1, 3 आयोटा और यहाँ क्या होगा -4 आयोटा, तो क्या हो गया माइनस आयोटा। अब z1 और z2 को ऐड करने के बाद मॉड लो, इसका मतलब क्या होगा 1 - आयोटा का मॉड, तो रूट अंडर रियल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर, इमेजनरी क्या है -1, तो -1 स्क्वायर क्या मिलेगा हमें √2। अब हमने क्या किया, पहले z1 का मॉड लिया, z1 क्या हमारा 2 + 3 आयोटा क्या होगा ये 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये क्या हो गया रूट अंडर 9 + 4 13। उसके बाद हमने z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लिया, क्या होगा -1 स्क्वायर प्लस ऑफ -4 का स्क्वायर 16 + 1 √15, ऐसे हो गया। अब मैंने क्या किया है कि z1 कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस z2 कॉम्प्लेक्स दोनों के मॉड को ऐड किया, तो क्या मिलेगा हमें √13 + √15, जो कि नहीं इक्वल है √2 के। इसका मतलब नहीं इक्वल है मॉड ऑफ z1 + z2 के, ये √2 ही तो है हमारा मॉड ऑफ z1 + z2, इसके इक्वल नहीं है। जहाँ से हमें क्या मिला कि z1 + z2 का मॉड, पहले दोनों को ऐड किया उसके बाद मॉड लिया, इज नॉट इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। सेम लाइन पे z1 - z2 का मॉड इज नॉट इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2। ठीक है, ये याद रखना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देख के क्या बोलते हैं कि z1 + z2 का मॉड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ये तो हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। अब बच्चों आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। ये हमारे कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड जो है ये प्रॉपर्टी नहीं है, बट समझाने के लिए मैंने बोल दिया कि ये ऐसा जो होता है, ये जो लिखा हुआ है ये ट्रू लिखा हुआ है, नॉट लिखा है ट्रू, इक्वल कर दोगे ना तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ में आ जाते हैं। क्या बोल रहा है कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद कॉन्जुगेट लो, या फिर क्या करो अलग अलग कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करो, बात बराबर है। ठीक है, ये हो गया हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी। चलो एक बार मैं इसको प्रूफ करके, प्रूफ नहीं मैं एक एग्जांपल लेके दिखा दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल देख लो, मान लो कि z1 हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, प्रूफ भी कर सकते हो, z1 की जगह ले लो a1 + आयोटा b1 और z2 की जगह ले लो a2 + आयोटा b2। लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर लो, राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर लो, देखना दोनों इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। z1 को हमने लिख लिया -1 + 3 आयोटा एंड z2 को हमने ले लिया -2 - 4 आयोटा। अब हमने क्या किया, z1 × z2 निकाला, तो क्या होगा -1 + 3 आयोटा और ये क्या होगा -2 - 4 आयोटा। एक तो तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक तो मैंने मल्टीप्लिकेशन का ये बता रखा है, फॉर्मूला बता रखा है
किसी को भी यूज़ कर सकते हो। जैसे रियल को रियल से मल्टीप्लाई किया तो -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, बीच में माइनस डाल दिया। इमेजनरी को इमेजनरी से मल्टीप्लाई किया, यहाँ इमेजनरी है 3 और यहाँ इमेजनरी है -4, क्या हो जाएगा -12, तो ये हो गया +12। प्लस आयोटा दिया, यहाँ का रियल और यहाँ का इमेजनरी, तो यहाँ रियल है -1, यहाँ इमेजनरी है -4, मिलके क्या हो गया +4। अब बीच में आएगा प्लस, यहाँ का इमेजनरी यहाँ का रियल, तो 3 × -2 -6, ऐसे हो गया। तो डायरेक्ट आ गया रिजल्ट, क्या मिला हमें 12 + 2 14 प्लस आयोटा, ये क्या होगा 4 - 6 -2, तो क्या होगा 14 - 2 आयोटा। ये तो हमें मिला क्या Z1 × Z2। अब अगर हमने निकाला ना Z1 × Z2 का Z1 × Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, पहले तो मल्टीप्लाई कर लिया फिर कंजुगेट निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद कंजुगेट निकाल रहे हैं, तो क्या होगा 14 - 2 आयोटा इसका कंजुगेट, तो क्या होगा ये 14 माइनस को प्लस कर दिया 2 आयोटा, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने बच्चों यहाँ पे पहले Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकाला। तो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारा -1 + 3 आयोटा, इसका कंजुगेट निकाला। तो कंजुगेट निकालेंगे क्या करेंगे, इमेजनरी का साइन चेंज कर देंगे। तो ऐसा नहीं करोगे कि -1 को +1 कर दोगे, ये तो रियल है ना, इसका साइन चेंज नहीं करना है, इमेजनरी का साइन चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा ये -1, यहाँ से पे इमेजनरी क्या +3, तो -3 आयोटा कर दिया। फिर Z2 का कंजुगेट, Z2 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है -2 -4 आयोटा, इसमें इमेजनरी का साइन चेंज करेंगे तो -2 + 4 आयोटा हो जाएगा। अब क्या करना हमें, Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट। तो Z1 का कंजुगेट क्या आ रहा है -1 - 3 आयोटा, और Z2 का कंजुगेट क्या आ रहा है -2 + 4 आयोटा, ऐसे आ रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस इमेजनरी को किया तो -12, तो +12 प्लस आयोटा, यहाँ से रियल यहाँ से इमेजनरी क्या हो जाएगा ये -4 प्लस यहाँ से इमेजनरी और यहाँ से रियल, तो क्या हो जाएगा -3 - 2 6, तो ये क्या मिल गया 14 और +2 आयोटा, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पे क्या मिला था हमें 14 + 2 आयोटा, यहाँ क्या मिल रहा है 14 + 2 आयोटा, इसको सेकंड लिख लिया हमने, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है देख लो ना, Z1 × Z2 पहले मल्टीप्लाई करने के बाद हमने कंजुगेट लिया तो क्या मिला हमें 14 + 2 आयोटा, अलग अलग कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई किया तो भी मिला 14 + 2 आयोटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं Z1 × Z2 कंजुगेट इज इक्वल्स टू Z1 कंजुगेट × Z2 कंजुगेट। ये तो मैंने एक वेरीफाई किया है, प्रूफ नहीं किया, प्रूफ भी कर सकते हो सेम लाइन पे। तुम Z1 को ले लो A1 + आयोटा B1 और Z2 को ले लो A2 + आयोटा B2। उसके बाद देख लो, ये कैलकुलेट कर लो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर लो, देखना इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये बच्चों हो गया फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर तुम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर लो पहले, उसके बाद उसका होल कंजुगेट लो, या अलग अलग कंजुगेट लेने के बाद उसको डिवाइड करो, रिजल्ट विल बी सेम। बस यहाँ पे ध्यान में हमें रखना चाहिए जो डिनोमिनेटर का कॉम्प्लेक्स नंबर है ना Z2 कंजुगेट, वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लोगे ना तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। जैसे अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमने मॉड ले लिया तो वो रियल नंबर आ जाएगा, ऐसे रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, बट प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लोगे तो वो हमेशा क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, ठीक है। बट अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम मॉड ले लोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में ये जो है ना मॉड ऑफ Z2, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये तो यूनिवर्सल रिजल्ट है, कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, ठीक है। यहां तक आगे बात समझ में। अब क्या है कि तुम इसको ऐसे देखो, ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है कि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर पहले डिवाइड कर दो,
उसके बाद कंजुगेट लो, या अलग अलग कंजुगेट ले लो। Z1 का अलग कंजुगेट ले लिया, ठीक है, और Z2 का अलग कंजुगेट ले लिया। अब दोनों के कंजुगेट को डिवाइड कर दो, रिजल्ट सेम आएगा। ये हो गया। चाहो तो तुम ऐसे करके एक एग्जांपल लेके प्रूफ भी कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। एक तो वेरीफाई कर सकते हो ऐसे कोई पर्टिकुलर केस लेके, या दूसरा क्या कर सकते हो कि Z1 को ले लो A1 प्लस आयोटा B1 और Z2 को ले लो A2 प्लस आयोटा B2। लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करो, ये राइट हैंड साइड कैलकुलेट करो, देखना इक्वल आ जाएगा। ठीक है। 6th प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले ऐड कर दो, उसके बाद उसका कंजुगेट लो, या उसका अलग अलग कंजुगेट लेने के बाद ऐड करो, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी मॉडुलस में नहीं था। मॉडुलस में अगर ये मॉड की बात करेंगे तो ये इक्वल नहीं होगा, बट कंजुगेट के केस में इक्वल हो जाएगा। और 6 के बाद 7th प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले सब्ट्रैक्ट कर दो, उसके बाद उसका ये कंजुगेट लो, या पहले का कंजुगेट ले लो, दूसरे का कंजुगेट ले लो, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी मॉडुलस के लिए ट्रू नहीं है, बट कंजुगेट के लिए ट्रू है। इस दो को मिला के हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, Z1 प्लस माइनस Z2 का कंजुगेट इज इक्वल्स टू Z1 कंजुगेट प्लस माइनस Z2 कंजुगेट। ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहा हूँ, इसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है। अब ये हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया कि एक्सरसाइज 5.1 से पहले जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो थ्योरी था वो एक बार मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं। ये देख लो, यहां पे है ना, सॉरी, ये किसी स्टूडेंट का बुक है। मेरे पास तो कई सारे बुक रहते हैं। ये इसमें क्या है, ये मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बता दिया तुम लोग को, व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। उसके बाद अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी बता दिया तुम्हें, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बता दिया। फिर क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी बता दिया। फिर मैंने क्या हुआ, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी बता दिया। उसके प्रॉपर्टीज भी बता दिए क्या क्या होती है। उसके बाद डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी बता दिया। उसके बाद पावर ऑफ आयोटा, ये तो स्टार्टिंग में ही बताया था कि आयोटा के पावर को, जैसे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, निगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी क्वांटिटी, ये भी ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटीज, ये भी हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट। यहां से देखो, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल 2, ये आ जाएंगे एग्जाम्पल 2 में 3, 4, उसके बाद 5, 6, उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। उसके बाद आएंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्गन, प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। ये अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 1 से नेक्स्ट वीडियो में। ओके।